Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. So this is our sixth video for chapter 4 Human Development. And in this video we are going to discuss about our age as in adolescence. Yes, एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम बाकी की जो स्टेजेस हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं. लाइक प्री नेटल स्टेज हमने डिस्कस करी, देन इन्फेंसी स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, और आज बारी आ गई है एडोलसेंस की, है ना. तो अब हम देखते हैं कि एडोलसेंस जो स्टेज है उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज किस तरीके से चेंज होती हैं. उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं. ठीक है, रेडी अपने आप के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, है ना. ऑल राइट. एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ना तो छोटा बच्चा है और ना ही प्रॉपरली मेच्योर हुआ है. यानी कि ये इस स्टेज को बहुत सारी कम्युनिटीज में डेंजरस स्टेज भी कहा जाता है. क्यों ऐसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा, लेकिन इस वक्त आप ये समझिए कि वट एवर योर एज इज राइट नाउ, 17 to 18 ईयर्स ओल्ड, है ना. तो ये जो पर्टिकुलर एज है, इस एज में जनरली क्या होता है, ना तो आप छोटे बच्चे हैं कि आपको उतना केयर और उतना आपको हर एक छोटी छोटी चीज में आपको समझाया जाए, बताया जाए, है ना. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे होते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं तो आप थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करें. वहीं पे आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं. एज इन आप कोई भी डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, पेरेंट्स यूज टू से नहीं नहीं इसमें क्या स्कोप है, क्या करोगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तुम ये करो. सो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जनरली इस स्टेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाते हैं. ये सिर्फ उनकी एज की वजह से नहीं है, उनके फिजिकल बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से भी है. क्योंकि हम जब एडोलसेंस में होते हैं तो हमारी प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो होते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे लाइक फेस पे पिंपल्स वगैरह आना, मूड स्विंग्स होना, और बेसिकली छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव हो जाना, बहुत छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है. तो ये सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं. ठीक है, एंड विच इज क्वाइट कॉमन इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. यस, ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ऐसा हो रहा है. जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस एज में हैं वो सब ये सारे चेंजेस को फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते करते, पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारी चीजों को और भी इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट. The term adolescence is derived from the Latin word. Latin word से term derive हुई है adolescence. ठीक है, और word कौन सा है, adolescere. adolescere जो word है इससे हमने इस term को derive किया है. Meaning to grow into maturity. इसका मतलब क्या हुआ कि आप mature हो रहे हैं. ठीक है, इस stage का particular meaning यही है. All right. Okay, so adolescence is commonly defined as what? As a stage of life that begins at, एक सेकेंड देना मुझे प्लीज. हाँ ठीक है, वो कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स कर रही थी मैं. ठीक है, ओके. सो एडोलसेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी स्टेज, लाइफ की एक ऐसी स्टेज दैट बिगिंस, जो शुरू होती है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के ऑनसेट पे, जब हमारी बॉडी में प्यूबर्टी शुरू होती है, यानी कि हम जब अडल्टहुड में कदम रखना शुरू करते हैं, व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड. सी, जब तक आप एडोलसेंस में नहीं आए हैं, यानी कि जब तक कोई भी इंडिविजुअल चाइल्डहुड स्टेज पे है, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, छोटे बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते.
ठीक है। अब जब हमारे अंदर, हमारी फिजिकल बॉडी में जब हम रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, वहीं से एडोलसेंस की शुरुआत होती है। इट हैज बीन रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज। बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी। बॉडी में भी होते हैं, फिजिकल बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, और हमारी थिंकिंग वाइज, लाइक हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है वो भी बहुत ज्यादा चेंज होता है, ग्रो करता है। ठीक है, दो द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज आर यूनिवर्सल। ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस हैं इस स्टेज में होने वाले वो यूनिवर्सल हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसे चेंजेस ही आते हैं। बट व्हाट, हर एरिया में, हर कंट्री में क्लाइमेटिक कंडीशंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंस की स्टार्टिंग एज है वो डिफर करती है। ठीक है, इंडिया में जनरली 10 to 12 इयर्स की जो गर्ल्स हैं वो प्यूबर्टी उनकी बॉडी में शुरू हो जाती है, वो एंड दैट वे लाइक अडल्टहुड में कदम रखने लगती हैं। और बॉयज की अगर हम बात करें तो 13 से 14 साल के उम्र के जो लड़के हैं जनरली ऐसा होता है। आजकल थोड़ी सी कम हो गई है, 12-13 साल के बच्चे भी मेच्योरिटी गेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, कहीं कहीं भी बहुत ठंड होती है तो उसकी वजह से 2-3 साल आगे पीछे मतलब वो चीजें चलती होती हैं। ऐसा कुछ उसमें टिपिकल नहीं है कि इंडिया में ऐसा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा ही होगा। तो एज जो रेंज है वो डिफर करती है। ठीक है, the social and psychological dimensions of adolescents experiences depend on cultural context. तो जो social and psychological dimensions हैं of adolescence, हम जो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे आसपास के लोगों से, और जिस तरह की हम सोच रखते हैं, हमारा जो माइंडसेट है वो डिफर करता है, चेंज होता है। डिपेंड किस पे करता है? हमारे एक्सपीरियंसेस पे और हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। सबसे पहले कि फिजिकली हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, पता है सबको क्या क्या चेंजेस आते हैं? कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ शायद नहीं भी पता है, मैं बताती हूँ। ओके, द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डेवलप होती है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपली मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। जैसे कि फीमेल्स में ओवेरी और ओवम का डेवलप होना, हमारे जो यूट्रस है वो उस तरीके से प्रिपेयर होता है कि नाउ द यूट्रस कैन कैरी अ चाइल्ड, राइट। तो वो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। देन मेल्स की अगर हम बात करें तो उनका पेनिस का और टेस्टिस का साइज का बड़ा होना, और उनकी वॉइस भी हैवी होने लगती है, वो सब चेंजेस भी आते हैं। बट जो स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलप होना इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? वो चीजें जो फीचर्स तो हैं, मतलब हमारे सेक्सुअल स्टेज से जुड़ी हुई तो हैं लेकिन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इंक्लूड फीचर्स और साइंस ऑफ अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, जैसे कि वॉइस का हैवी होना, बॉडी में एक वेट गेन करना, बॉडी में मस्कुलर हो जाना, मेल्स के लिए बात कर रही हूँ मैं, बियर्ड आ जाना, चेस्ट पे एंड लेग्स पे, थाइस पे बालों का ग्रो करना, हेयर्स का ग्रो करना। तो उनकी हेयरी स्किन होती है ना बॉयज की, तो वो हेयर्स ग्रो करना, वो सारी चीजें सेकेंडरीज में आएंगी। ठीक है, फीमेल्स के अगर मैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो उसमें आता है क्या, वॉइस का बहुत पतला, बहुत सॉफ्ट हो जाना, फिजिकल जो शेप है बॉडी की शेप का, यानी कि हिप्स का हैवी होना, ब्रेस्ट का हैवी होना, वो सारी चीजें जो हैं। प्यूबिक एरिया में हेयर्स का ग्रो होना, यानी कि आपके जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास का जो एरिया है उसमें हेयर्स का ग्रो होना, ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है, ओके, अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हूँ। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से सुनना है चीजों को, कि अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, तो वहां पे आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं वो बॉयज में 12-13 साल की एज में शुरू हो जाते हैं और गर्ल्स में 10-11 ईयर्स की एज में।
अब इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन इन ग्रोथ, ग्रोथ बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर्स एंड चेंजेस इन वॉइस, ये हो गया। देन रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड यूजुअली बिगिंस अबाउट 2 years बिफोर द मेनार्क, पीरियड्स के शुरू होने से 2 साल पहले जो रैपिड ग्रोथ है, लाइक बेसिकली जो प्यूबर्टी है, वो प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं गर्ल्स की बॉडी में वो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, पीरियड्स के बारे में पता होगा सबको आई गेस। यस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। होता क्या है कि एवरी मंथ फॉर गर्ल्स, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, हमारा ओवेरी होता है, देखिए देखो मुझे इतना अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, बट आप ट्राई करिए उसको अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। इस टाइप का सा हमारा ओवेरी होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। एवरी मंथ क्या होता है, यहाँ से एक एग प्रोड्यूस होता है, यहाँ से या यहाँ से, कुछ वक्त तक वो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। और क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो एग है वापस धीरे धीरे करके नीचे यहाँ पे प्लेस हो जाता है। इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये ड्यूरिंग द मंथ होता है, बाकी नॉर्मल डेज में ये अंदर प्रोसेस चल रही होती है। एवरी मंथ हमारा जो यूट्रस है वो एक बेबी के बनने का वेट करता है। अब अगर हमारी बॉडी में स्पर्म ने एंटर किया तो वो एक बेबी का रूप ले लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में स्पर्म ने एंटर नहीं किया, यानी कि बेबी के जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हुआ, कोई जायगोट नहीं बना, तो वहां पे क्या होता है, जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन, यानी कि बेबी जो होता है आपके वूम के अंदर, बेबी हमेशा एक ब्लड की और बहुत सारे लिक्विड की एक ऐसी लेयर के अंदर रहता है, ठीक है। तो आपके यूट्रस में वो एक लेयर इस तरीके से प्रिपेयर कर दी जाती है। जब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, तो क्या होता है, पूरी की पूरी लेयर वॉश हो जाती है। वो जैसे वॉश होती है तो आपके वेजाइना से एवरी मंथ फॉर 4 to 5 days के लिए यहाँ से ब्लड रिलीज होता है। ये वही ब्लड है जो बच्चे की सिक्योरिटी के लिए आपके वूम्ब ने प्रिपेयर किया था, ये वही लेयर है, तो ये वॉश हो गई है। इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप आप इम्प्योर हो गए हो। जनरली जो हम स्पिरिचुअल तरीके से कुछ चीजों को एसोसिएट कर देते हैं यहाँ पे, बट उसका मतलब वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स हमारी बॉडी की जो फिजिकल एनर्जी है वो अपोजिट फ्लो करती है, लाइक डाउनवर्ड्स फ्लो करती है, ठीक है। अदरवाइज हमारी बॉडी की एनर्जी अपवर्ड फ्लो करती है, तो वो डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये एक्चुअली हर एक रिलीजन में होता है, मैक्सिमम रिलीजन्स में मतलब होता है। यही चीजें इस्लामिक में भी आप देखेंगे, यही चीजें सनातन धर्म में भी आप देखेंगे, यही चीजें जो सिख धर्म है उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान रखना होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्लो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इम्प्योरिटी वगैरह के जैसा, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। तो बस यही चीजें होती हैं, यही लेयर का वॉश होना ही पीरियड्स है। पीरियड्स में कुछ गर्ल्स को इनिशियल जब स्टेजेस होती है, जब इनिशियली आपकी बॉडी में पीरियड शुरू हुए हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, हाइजीन को लेके भी और हमारी फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी। स्कूल जाने से डर लगने लगता है कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें कैसे करें, वॉमिटिंग होना, एंजाइटी होना पीरियड्स के टाइम पे, अरे अरे पीरियड्स आने वाले हैं, मतलब वो एक चेंजेस इनिशियली जो है, ये चेंजेस आना, ये प्रॉब्लम्स आना बहुत नेचुरल है सॉरी, बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत हो। यानी कि आप सोचिए, ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम गर्ल्स को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे पीरियड शुरू होते हैं और ये चलते हैं टिल यू आर 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज। तब तक आपकी बॉडी इस तरीके से प्लान आउट है कि इस ड्यूरेशन में आप एज मैनी एज पॉसिबल, जितने आप चाहें उतने आप बच्चे पैदा कर सकती हैं। सीरियसली, इट इज दैट, ठीक है। तो इट्स जस्ट कि ये एक प्रोसेस है, ये एवरी मंथ होती है, 4 to 5 डेज के लिए होती है। बॉडी में वीकनेस भी आती है, पीरियड्स में क्रैम्प्स भी होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसमें हल्का मतलब पेट दर्द होना, और कुछ लोगों को बहुत, कुछ गर्ल्स को बहुत हैवी फ्लो होता है, कुछ लोगों को, कुछ गर्ल्स को बहुत कम फ्लो होता है, एंड विच इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड फाइन।
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको वॉमिटिंग होने लगती है और पेट मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करता है, दे कांट इवन स्टैंड अप फ्रॉम द बेड, बेड से उठ भी नहीं पाती हैं, तो in that case you must consult with the doctor because it is a natural process. every month अगर आप 3-4 दिन तक इतना पेन बेयर करेंगी तो आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर्स। कुछ बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन और टॉनिक्स वगैरह आते हैं जिससे पेट दर्द में रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें ऐसा कुछ करने का, अगर बहुत पेन है या ऐसा कुछ है, या किसी को, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनको एवरी 15 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं, या बहुत जल्दी आ जाते हैं, या एक फिक्स साइकिल पे नहीं आते हैं, फॉर दोज ऑल्सो यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि बाद में फिर जब आप वेन एवर यू गोइंग टू प्लान द बेबी, तो आपकी बॉडी में वीकनेस और बहुत सारे चेंजेस को उसमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि प्यूबर्टी है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होना बहुत नॉर्मल एंड नेचुरल है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता लग गया। चलिए नेक्स्ट चले, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, सॉरी क्या होता है मतलब क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज। सो इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के मेंबर्स में इंटरेस्ट होना बहुत नॉर्मल है। एंड सेक्सुअल मैटर्स, बिल्कुल सेक्स के बारे में बात करना, फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करना, और छोटी छोटी चीजों को लेके अक्सर गर्ल्स एंड बॉयज एक दूसरे को टच करते हैं, छेड़ते हैं, एज इन छेड़ते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बॉयज गर्ल्स को, गर्ल्स बॉयज को, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब सिंपली गर्ल्स विद इन द गर्ल्स वो एक दूसरे को टीज करती हैं मजाक के तौर पे ही, और ऐसे ही बॉयज भी इस तरीके की चीजें करते हैं, सो दैट इट इज क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल, ठीक है। एंड अ न्यू अवेयरनेस ऑफ सम फीलिंग्स डेवलप, नई नई फीलिंग्स आती हैं, आप नए नए मैच्योर हुए हो, अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन की वजह से अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, यस इट हैपेंस। क्लास में बैठे हुए हैं, कौन लड़का देख रहा है, कौन लड़की देख रही है, अरे उसने देखा, अरे ऐसा हुआ, ये इस तरह की चीजें होती हैं, जो क्यों होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें लव वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता, ऑल राइट, बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। इस एज में, जिस एज में आप हैं 12 से 13 साल, प्यूबर्टी की एज में, कोई लव जैसी चीज नहीं होती है। इवन टिल 20-21 ईयर्स अगर आप किसी से प्यार करने का शो करते हैं कि हाँ आई लव यू एंड सो एंड सो, वो सिर्फ स्मॉल ड्यूरेशन के लिए डेवलप होने वाली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो रिलेशनशिप्स भी वो इसीलिए हैं क्योंकि आपने खुद उनको डेवलप किया है, लेकिन इनका अगर हम फ्यूचर में देखें, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की देखें, 8-10-15 साल तक देखते हैं, तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है। आपकी आने वाली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं जिनको फेस करते करते आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप बच्चे हैं, आपकी खुद की थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप होगा, आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आप करियर वाइज ग्रो करेंगे, तो वहां पे आपकी प्रायोरिटीज का चेंज होना बहुत नॉर्मल एंड नेचुरल है। यस यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोज जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आती हैं कि 15 ईयर्स से हम साथ में हैं, हम क्लास 9 से साथ में हैं, हम क्लास 7 से साथ में हैं, बचपन से साथ में हैं, सो एंड सो। इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं होता, होता है, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, इट्स जस्ट के दोज टू पीपल आर उनकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं, ऐसी चेंज हुई है कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बन गए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और 4 मिनट में प्यार हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। किसी भी इंसान के साथ प्यार होने में कम से कम 3 साल का वक्त लगता है। अगर आप 3 साल तक उस इंसान की हैबिट्स, उस इंसान का जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके प्रायोरिटीज हैं, उनके साथ कोप अप कर पाते हैं, देन यू कैन से यस यू आर इन लव, बट अदरवाइज यू आर नॉट, एज पर साइकोलॉजिकल थियरीज आई एम टेलिंग यू। यस, वो सब फैक्ट्स हैं, वो सब बेसलेस चीजें हैं, ऐसा नहीं होता। 4 मिनट में प्यार होता तो फिर दुनिया चांद पे नहीं पहुंच पाती, आई मस्ट से।
ओके, इंक्रीज्ड अटेंशन टू सेक्सुअलिटी इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल चेंजेस। आपका जो आपकी सेक्सुअलिटी पे फोकस हो रहा है स्पेसिफिकली इन बॉयज, ये आपकी बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों बोला है? बॉयज में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज, क्योंकि उनकी जो है पेनिस है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। दैट इज अ काइंड ऑफ जो जनरली सेक्स की प्रोसेस के दौरान होता है। बॉयज यूज टू स्टार्ट मास्टरबेटिंग अलॉट। अलॉट का मतलब है, मैं नहीं कहूंगी कि इट्स हार्मफुल इफ यू आर मास्टरबेटिंग, वो गलत नहीं है, किसी भी तरीके से वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक दिन में 3 4 5 बार अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं, वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसके लिए सी इट्स अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रोसेस, मास्टरबेट करना इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, लेकिन बहुत ज्यादा करना इज ऑल्सो नॉट गुड। सो बी केयरफुल while डूइंग सच थिंग्स। ठीक है, व्हाट इज मास्टरबेट, ये आप प्लीज सर्च करें गूगल पे। ठीक है, वो इतना मैं ओपनली नहीं डिफाइन कर, मतलब बेसिकली मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को डिफाइन करने के लिए, कैसे डिफाइन करूं। ठीक है, चलिए। एंड एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन सेक्सुअलिटी बाय सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सी, हमारे आसपास के एरिया में आप सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में इतना ओपनली चीजों किसी भी को भी बात करते हुए नहीं देखेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू सेक्स, आप किसी मेच्योर पर्सन से, अपने आसपास बड़े भाई बहन किसी से भी आप बात करें, कोई भी तरह की किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है तो ठीक है, उनसे नहीं बात कर सकते हैं, एक सही एडवाइजर के पास जाएं, आपस में कोई भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी बॉयज में पेनिस का साइज होता है दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जबकि साइज को इंक्रीज कर पाए, तो साइज को लेके ऑब्सेस होना गलत है और वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को लेके भी आप अपने बड़ों से कुछ ना कुछ एडवाइस लें। मिसगाइड होने से पहले आप सही गाइडेंस के लिए सही इंसान के पास जाएं। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, आप ग्रो कर रहे हैं, कंफ्यूजन्स आना, क्वेश्चंस मन में आना बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल है। और क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं मिलेंगे टाइम से, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी और आप कोई ना कोई अपनी फिजिकल हार्म आपकी बॉडी को पहुंचा सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, ऑलराइट। सो द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफाइन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जैसे हमारा सेक्सुअल आइडेंटिटी ग्रो करती है, वैसे वैसे हमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पता लगता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? सी, ऐसे बॉयज भी होते हैं जिनको गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बॉयज में इंटरेस्ट होता है। ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जिनको गर्ल्स में ही इंटरेस्ट होता है, जिनको हम लेमन लैंग्वेज में गे और लेस्बियन बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो क्वाइट नेचुरल। ठीक है, इन चीजों के बारे में भी आप प्लीज गो एंड हैव डायरेक्ट एंड ओपन कन्वर्सेशन विद सम डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और समबडी लाइक दैट। अपने आप में कंफ्यूज ना हो, गूगल पे सर्च ना करें, सारी चीजें गूगल पे नहीं मिलती हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। कॉग्निटिवली हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एडोलसेंस की जो थिंकिंग है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होने लगती है, लॉजिकल होने लगती है और आइडियलिस्टिक भी होने लगती है। यानी कि आपकी खुद की अपनी थिंकिंग बन रही है, क्या सही है क्या गलत, आप खुद उसको अपने तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, दे बिकम मोर कैपेबल of examining their own thoughts, others' thoughts, and what others are thinking about them. आप अलग, आपकी जो कैपेबिलिटी है एग्जामिन करने की दूसरों के थॉट्स, खुद के थॉट्स और दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रही है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ रही है। ठीक है, पियाजे ने क्या बोला है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को बोला है। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन थॉट यहाँ पे अपीयर होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 11 to 15। दिस इज द फोर्थ स्टेज गिवन बाय पियाजे। पियाजे की थ्योरी में आपको कराऊंगी होपफुली टुमारो और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके।
सो ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, एडोलेसेंस थिंकिंग एक्सपैंड बियॉन्ड एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। आपके जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे ज्यादा आपकी जो थिंकिंग है एक्सपैंड होती है। मतलब हमारी जो एक रीजनिंग है वो बहुत सटीक होने लगती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आपको आप ना इस फ्रेंड से बात मत किया करो, तो क्या आप एग्री कर लोगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या है फ्रेंड में। हम तो बात करते हैं, लड़का अच्छा है, उसके घर भी जाता हूँ मैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई भी चीज अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यू आर, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने उस लड़के में, उस बच्चे में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो आपको कह रहे हैं कि आप उससे दूर रहो। राइट आप अपने खुद की कॉन्क्रीट आप अपनी खुद की थिंकिंग वहां पर डेवलप कर रहे हैं। आपको ऐसे भी मतलब मिलेंगे, मतलब पेरेंट्स कुछ ऐसे बोलते हैं, लड़कियों को बोलते हैं बेटा ये लड़की थोड़ी ना ठीक नहीं लग रही है मुझे कैरेक्टर की, आप इससे बात मत किया करो, इससे दूर रहा करो, है ना। तो वहां पे क्या आप अपनी थिंकिंग को यूज करते हो? कैरेक्टर के ठीक नहीं है का क्या मतलब है, मेरी फ्रेंड है, मुझे अच्छे अच्छे से बात करती है, मुझे गाइड करती है, तो मैं इसको छोड़ कैसे दूं? कैरेक्टर ठीक नहीं है का क्या मतलब है? तो हम अपने खुद के ही अलग अलग लॉजिक्स देने की कोशिश करते हैं। राइट सो दैट इज वेयर our thinking, logical thinking is being developed. All right, चलिए। So adolescent thought is also idealistic. हम idealistic जो है हमारी थिंकिंग वो डेवलप होने लगती है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, हम अपनी एक आइडियलाइज्ड पर्सनैलिटी बनाते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ये मेरे अंदर ये चीजें होनी चाहिए। जैसे अब ये चीजें डिपेंड करती हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे। ऐसी फैमिलीज होती है, सपोज आप एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मिडिल क्लास फैमिली में आपके में भी बड़े भाई, चाचा, ताया, मामा, मौसी, किसी ने तो आपको बैठ के बहुत समझाया है, बहुत प्यार से, नहीं बेटा मेरे पेरेंट्स ना आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए, सो एंड सो बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई हैं, विच इज ट्रू ऑल्सो। अब आप सोचते हो, अब आप कंफ्यूजन में हो कि सारी बातें पेरेंट्स की माननी चाहिए, आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा मतलब हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्या बताया गया है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए बड़ों से, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, है ना। तो अब अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको पता है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आपकी खुद की जो थिंकिंग है वो कह रही है कि नहीं मुझे गलत को अपोज करना है, समझ रहे हैं। यानी कि आप खुद ऐसे सपोज करिए कि आपको कहा गया कि आपको पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, वहीं पे आपके खुद के जो फादर साहब हैं वो अपने किसी अंकल या किसी बड़े को उल्टा जवाब दे रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपकी वहां पे थिंकिंग अपोजिट हो जाएगी, अच्छा मुझे तो ये कहा गया, खुद लड़ रहे हैं जाके, है ना। तो वो क्या है, आप अपनी लॉजिक को यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा और आप उस पर बिलीव कर लेंगे, आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप हो रही है। राइट कॉन्क्रीट मतलब जो हार्ड लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी थॉट प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। किसी ने क्या कहा आपने एक बार के लिए सुना, बट आप उससे अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंसेस। राइट okay so idealistic they think about ideal characteristics for themselves कि मुझे ऐसा होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, शाम को होमवर्क करने के बाद ही खेलने जाना है, अभी तो टेस्ट है कल, मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके माइंड में घूम रही होती हैं। एंड अदर्स एंड कंपेयर themselves एंड अदर्स विद these ideal standards। आप एक आइडियल स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल एक इमेज जनरेट कर लेते हैं, जो भी आपके टीचर्स ने बताया, पेरेंट्स ने बताया, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के पढ़ाई करो, और चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बाहर का कम खाओ, ऐसे करो ऐसे करो। आपने एक इमेज बना ली, एक आइडियल इमेज कि ऐसा होना चाहिए एक स्टूडेंट को। फाइन, अब आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको आप कंपेयर करेंगे अपने आइडियल स्टैंडर्ड से, क्या ये चीज सही है कि गलत।
आप अपने फ्रेंड को भी एडवाइस देंगे कि यार तू ये मत किया कर, ये ना अच्छी बात नहीं है, क्या रोज रोज बाहर का खाना होता है। तो इस तरीके की चीजें हम, इस तरह के स्टेटमेंट्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है, एडोसेंस की जो थिंकिंग है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, becomes more systematic in solving problems। हम बहुत सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब दे थिंक ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ, उसका एग्जांपल देके हम डिस्कस करेंगे। why something is happening the way it is, जैसे हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है। एंड सिस्टमैटिकली सीक्स सॉल्यूशन, सिस्टमैटिकली हम सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पियाजे इस चीज को क्या कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब इमेजिन अ सिचुएशन, आपकी क्लास का कोई एक बॉय और कोई एक गर्ल आपस में लाइक इन्वॉल्व है, ठीक है, दे आर समवेयर एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जिसको आप लोग बोलते हैं रिलेशनशिप में है सो कॉल्ड। सो क्या होता है, अब उन दोनों के बारे में पता लग जाता है उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सब किसी को भी ऐसे, ठीक है। अब बड़ा ऑफ कोर्स एज यूजुअल जो चीजें होती हैं आपके स्कूल्स में अक्सर होती हैं, कई स्कूल्स में होती है, मतलब बेसिकली कई एरियाज में होती हैं, और कई एरियाज में ये सब चीजें मैटर करती भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत टिपिकल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके लिए एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, काइंड ऑफ थिंकिंग अक्सर लोग रखते हैं टिपिकल, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब वो लोग दोनों उनकी काइंड ऑफ व्हाट्सएवर द रिलेशनशिप इज उसके बारे में पता लग जाता है, तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। गर्ल को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है, बॉय को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है, बट यस बॉयज के कंपैरेटिवली गर्ल्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, इसमें मैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स कुछ नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट व्हाट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड अस, राइट। तो ऑल वट एवर द हंगामा इज हैपनिंग अराउंड यू, आप खुद एक तरीके से सोच रहे हैं कि क्या एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, क्या हम बात नहीं कर सकते, क्या हम कहाँ तक, एक रिलेशनशिप की लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। फिर वहां पे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बीच में लेके आते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं कि ये भी तो होता है वो भी तो होता है, पुराने टाइम पे क्या ये चीजें होती नहीं थी, क्या क्या लॉजिक्स हम अपने तरीके से यूज करते हैं। दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑल राइट, गॉट इट। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये मैं आपको छोटी सी एडवाइस देती हूँ। पहली चीज कि अपने पेरेंट्स से, चाहे आप अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को, किसी को कुछ मत बताओ, बट आप जिस भी स्टेज में, जहां पे जिस भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, अपने पेरेंट्स को झूठ मत बोलो। द रीजन इज, जस्ट इन केस आप इन फ्यूचर किसी बड़े ब्लंडर में फंस गए, आपको सपोर्ट करने वाले आपके पेरेंट्स ही होंगे। वो आपको दो थप्पड़ लगा देंगे, डांट लगा देंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको व्हाट्सएवर प्रॉब्लम में जो भी आप फंसे हैं वहां से निकालेगा कौन, आपके पेरेंट्स। आपके रियल वेल विशर्स वही होते हैं, इसके अलावा कोई और आपको सपोर्ट नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ये आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स को बताएंगे, ये किसी भी बड़े से एडवाइस लेंगे, बड़े को तो वैसे बड़े तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स में लेंगे, है ना, जो भी 1-2 साल बड़े फ्रेंड्स होंगे, वो भी सेम एज ग्रुप में होंगे, उनसे आप एडवाइस लेंगे क्या किया जाए, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो वहां पे चीजों को छुपाने के चक्कर में चीजें और नेगेटिव और एक वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाएंगी। तो बेटर है जो भी चीजें हैं उसको फेस करें, आपको थोड़ी डांट पड़ेगी, लेकिन आपके ऊपर जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है वो बना रहेगा, ठीक है। ये बॉयज के केस में भी है, अगर आप किसी तरीके के ड्रग्स एक्टिविटी में, अल्कोहल में, किसी इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो गए हैं, या आपने ट्रायल के लिए ही लिया है कुछ ऐसा और पेरेंट्स को पता लग गया है, देन प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स अ गाइडेंस ऑल्सो, कि जो भी कुछ है साफ साफ अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दें, उनसे कुछ भी छुपाएं नहीं। वही आपकी हेल्प कर सकते हैं इस तरह के बिहेवियर से बाहर आने में, और जो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओनली दे आर द वंस जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके साथ लड़ सकते हैं, ठीक है।
अगर पेरेंट्स आपके सपोर्ट में है तो आपका कोई और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर आपने पेरेंट्स को ही अपने आप से दूर कर दिया है लड़ाई झगड़े कर करके और उनके अपोजिट जा जाके, पेरेंट्स को क्या पता है ऐसे सोच के, तो फिर वो बहुत बुरा होगा, वो आपके लिए बुरा होगा, पेरेंट्स के लिए नहीं। ठीक है, इस चीज के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी हम अपने लेक्चर पे फोकस करते हैं बिकॉज आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें क्लास को फटाफट से खत्म करना है। ठीक है, ओके। So logical thought also influences the development of moral reasoning. Moral reasoning भी हमारी डेवलप होती है, तो हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हर जगह पे इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। Adolescence recognizes alternative moral courses, explores options, and then decide on a personal moral code. अब जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सारी चीजें भी अगेन आपकी मोरल कंडक्ट में आ जाती हैं। क्या ये चीजें मोरली सही हैं या गलत हैं, या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें हम खुद अपनी खुद की थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। एडोलसेंस आल्सो डेवलप अ स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ, मैं बताती हूँ आपको, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल। ये दो कंपोनेंट्स हैं। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या है? आप बीइंग एडोलसेंस, आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि सब लोग आपको देख रहे हैं, आपके शर्ट के ऊपर हल्का सा इंक का निशान लग गया है, या मे बी गर्ल्स के फेस पे कोई पिंपल आ गया है, या फिर वैक्सिंग करी है कि नहीं करी है, सब नोटिस कर रहे हैं, अरे ऐसे कैसे, ऐसी कैसी लड़की वैक्सिंग भी नहीं करी, थ्रेडिंग भी नहीं कराई। ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे माइंड में आ जाते हैं कि सब हमें देख रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सब अपने आप में बिजी हैं। आपकी एज के लोग, जितना आपको लगता है ना कि सब आपको देख रहे हैं, उतना आपके फ्रेंड को भी लग रहा है कि अच्छा सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। That is called imaginary audience. Every time wherever you are going, आपके साथ एक imaginary audience चल रही होती है। आपको, आप इस तरह के जोन में हैं कि आपको लगता है कि हाँ बस सब मुझे ही देख रहे हैं। I am very much important. If you are walking through the corridor, you are the celebrity. आपकी walk ऐसे होनी चाहिए and everybody is looking at you. That kind of feeling is called imaginary audience. इवन इफ यू आर सिटिंग इन वन रूम, सेपरेट रूम, अकेले हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी ये चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि नहीं यार, अगर ऐसे हो कि कोई मुझे देख रहा हो, चुप चुप के कहीं कैमरा लगाओ, कुछ ऐसा हो, तो मैं कैसे बिहेव करूं। वो वाली चीजें जो है वो आपके माइंड में हर वक्त चलती होती है। यहाँ पे आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं एडोलसेंस। यस, ठीक है। पर्सनल फेबल क्या होता है? पर्सनल फेबल का मतलब है कि हम अपने आप में अलग हैं और कोई और हमें नहीं समझता। नो वन अंडरस्टैंड्स देम एंड देयर फीलिंग्स। या हम पेरेंट्स को बोलते हैं ना, आप मुझे समझते ही नहीं हो, आप मुझे जानते ही नहीं हो। इनको क्या पता यार, मुझे समझने की कोशिश करे तब तो उनको समझ आए ना। दैट इज पर्सनल फेबल, कि आपको कोई समझ नहीं सकता, आपकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग हैं आप बाकी सबके जैसे नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड पर्सनल फेबल। बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है? जरूरी नहीं है। थिंकिंग डेवलप हो रही है और आप उसी चीज को बहुत सेंसिटिवली, बहुत पर्सनली लेते हैं कि नहीं मैं बहुत डिफरेंट हूँ, कुछ और ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप कॉलेज में आएंगे, आप 18 प्लस हो जाएंगे, 19 20 21 की एज में जैसे आप आने लगेंगे, फर्स्ट ईयर में भी ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब फाइनल ईयर तक आते आते you'll be fine, you'll be normal. यस, तो ये 7-8 साल होते हैं बीच के, जब थोड़ा सा लगता है कि एडोसेंस के मतलब ज्यादा डिस्टरबेंसेस होती हैं, उसके बाद सब चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। आप अडल्टहुड में आ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हर एक अपोजिट सेक्स पर्सन को देख के आपको लग रहा है कि अरे आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू द पर्सन, प्यार हो गया है, लव हो गया है। वो सब चीजें वहां पे आने के बाद क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडोलसेंस में। आप एक आइडेंटिटी खुद की बनाना चाहते हैं, हु यू आर, व्हाट योर वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स आर, बिलीव्स आर, वो आप अपनी खुद की वैल्यूज, बिलीव्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आप क्या हैं, आप कितना अर्न करना चाहते हैं, सो एंड सो, यानी कि आपके पेरेंट्स से अलग आपकी क्या आइडेंटिटी है, उसको आप डेवलप कर रहे हैं।
तो वहां पे आपके थॉट्स में पेरेंट्स के साथ क्लैश होना इज वेरी मच नेचुरल, ये होता है। लेकिन वहां पे गुस्से से और झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, आपको वहां पे एक बैलेंस बना के चलना होगा, पेरेंट्स के साथ भी और अपने फ्रेंड्स एंड ऑल सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल टैलेंट नजर आएगा। बाकी चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर। फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, ये जो पॉइंट है ये हम कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो इट्स ओके, हम कल बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल यहीं से, ठीक है। कोई डाउट है? अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाई है, मतलब जितना टॉपिक हमने कवर किया है, उसमें आपको जो भी डाउट है तो वो प्लीज मुझे बताइए। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट इन इधर इन कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। अगर पर्सनल चीजें हैं, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। साइकी चैट विद शिखा हमारा टेलीग्राम चैनल है। और क्या, हाँ, आप ग्रुप में चाहें तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और पर्सनली चाहते हैं तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन व्हाटसोएवर यू आर गोइंग थ्रू। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल फिर विद नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, कल मैं वीडियो डालने वाली हूँ, मुझे चैप्टर को एज सुन एज पॉसिबल कवर करना है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, सी यू टुमारो।